हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज़ में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एफिडेविट। ऑर्डर 19 जो है सीपीसी का वो इस विषय में एफिडेविट के संदर्भ में ही दिया हुआ है। और एफिडेविट को अगर हम जनरली जानना चाहें तो वो एफिडेविट कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसकी कोई भी डिफिनीशन नहीं है। लेकिन एक एफिडेविट कैसा होना चाहिए या क्या एक एफिडेविट हो सकता है वो हमें सीपीसी ऑर्डर 19 से पता लगता है। लेकिन वो भी सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करता, इसलिए हम कुछ केस लॉज की मदद लेते हैं। चलो आज जानते हैं एफिडेविट क्या है। इसकी डेफिनेशन तो कोई है नहीं, लेकिन आज फिर भी हम एक ऐसी डेफिनेशन से या कुछ ऐसे स्टेटमेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि एक एफिडेविट क्या हो सकता है। देखो, मैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे नहीं जाऊँगा। इसमें 3 रूल्स हैं एफिडेविट के, तो उन 3 रूल्स का मैं जिक्र नहीं करूँगा ऑर्डर 19 के। मैं खाली ये बताने की कोशिश करूँगा कि एफिडेविट को कैसा होना चाहिए, कि एक एफिडेविट होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। अब हम एक स्टेटमेंट्स के ज़रिए, जो कि एक केस था एम वीरभद्रा राव वर्सेस तेगचंद, 1984 या 85 के आसपास का मैटर है, 1984 शायद, एक बार आप चेक कर लेना इंटरनेट पे। तो इसमें एक स्टेटमेंट कोट की गई थी, इसमें बताया गया कि स्टेटमेंट में एफिडेविट क्या है और क्या हो सकता है। ठीक, एक एफिडेविट क्या है, क्या हो सकता है। तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एफिडेविट क्या होना चाहिए, उसको फिर मैं इंटरप्रेट भी करूँगा। ठीक, तो अ स्वैन स्टेटमेंट, SWORN स्टेटमेंट, यानी कसम खाई हुई स्टेटमेंट इन राइटिंग। ठीक, ध्यान से देना, ध्यान देना मेरी बात पे। अ स्वैन स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड स्पेशली अंडर ऑन ऑथ। क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसी स्टेटमेंट जिसपे हम शपथ खाते हैं और जो हम अंडर एन ऑथ में स्टेटमेंट दे रहे हैं, लिखित रूप में कह रहे हैं, और एन अफर्मेशन बिफोर एन ऑथराइज पर्सन, और एन बिफोर एन मजिस्ट्रेट। तो कहीं ना कहीं हम कोरिलेट करें अगर इस डेफिनेशन को, तो हम ये जानते हैं कि जो एफिडेविट है हम किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि इसको लेने के लिए, इस शपथ को लेने के लिए योग्य हो, या फिर किसी मजिस्ट्रेट के समकक्ष। सो ऑर्डर 19 रूल 1, रूल 2, रूल 3, इसी विषय में बात करते हैं। कौन एफिडेविट की पावर रखता है लेने के लिए, कि एक पार्टी एप्लीकेशन में एफिडेविट लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। देखो, अब मैं एक चीज़ गौर देने वाली कह रहा हूँ कि एफिडेविट हमारे उन स्टेटमेंट्स को कंटेन करता है, उन स्टेटमेंट को दाखिल करता है जिनके लिए हम जानते हैं कि हमारी नॉलेज में वो चीज़ें फैक्चुअल ट्रू हैं। ठीक है, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। और हम इन्फ्रेंसिस को नहीं लेते, हम अंदाजों को नहीं लेते। अंदाजा मीन्स हमें ऐसा लगा कि ऐसा हुआ होगा या हमें ऐसा लगा को हम एफिडेविट में नहीं डालते। ठीक है, अब हम एसेंशियल्स की अगर बात करें एफिडेविट की, तो एसेंशियल में हम क्या क्या एफिडेविट में हमारा कंटेंट्स होने चाहिए, वो तो हमारी मैटर ऑफ फैक्ट पर डील करता है कि हम हमारा केस किस तरह का है। लेकिन फिर भी जनरली हम जानना चाहें तो एक एफिडेविट किसी व्यक्ति या पक्षकार के द्वारा बनता है, तो इट मस्ट बी मेड एंड द स्टेटमेंट ऑफ इट डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन। तो कोई पक्षकार क्या व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पे पर्सन कहा है, ठीक है, तो पर्सन की क्या डेफिनेशन है वो हमें आईपीसी में भी देखने को मिलती है और कई अलग अलग एक्ट्स में देखने को मिलती है पर्सन क्या है। ठीक, पर्सन पे नहीं जाएंगे पे। अब हम जानते हैं कि व्यक्ति के द्वारा दी हुई स्टेटमेंट होती है। ठीक, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है, कैसा भी पर्सन हो सकता है जो एफिडेविट को दे। अब आगे हम चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें हम किसी लॉ का जिक्र कर सकते हैं अपने एफिडेविट में? नहीं, हम इसमें किसी भी लॉ को नहीं बताएंगे। हम लिमिटेशन को प्रूफ करने या कहने के लिए हम अदर स्टेटमेंट्स में, एविडेंस में उसका जिक्र करते हैं, या फिर हम समरी स्टेटमेंट्स में हम उसका जिक्र करते हैं। लेकिन हम इसमें एफिडेविट में जिक्र नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे ओनली फैक्चुअल कंडीशंस का, फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में जिक्र करेंगे, नॉट अ इन्फ्रेंसिस। तो मैंने भी बताया था हम किसी भी तरीके का अंदेशा या ऐसा हो सकता है इसका जिक्र नहीं करेंगे। तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट्स, नॉट इन्फ्रेंसिस इन इटसेल्फ। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम डील करें, तो क्या हम किसी एफिडेविट को
किसी शपथ को मजिस्ट्रेट के समकक्ष ओरली हम दे सकते हैं क्या? तो ओरली रिकॉर्ड हो सकता है क्या? देखो, ओरली लेने के लिए एक एफिडेविट नहीं बना है। एफिडेविट का मतलब ही है इन रिटन फॉर्म। तो एफिडेविट को हम लिखित रूप में ही दे सकते हैं, ठीक है। इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट एज अ रिकॉर्ड के तौर पर रखता है कि किसी पक्षकार ने इसको किस तरह से कहा। अब वह व्यक्ति क्या सुने सुनाए चीज़ों पे अपना एफिडेविट दे सकता है क्या? नहीं। जिस बात के लिए वह स्वयं पूर्ण रूप से कंफर्म हो, ठीक है, क्लियरिटी है उसके अंदर, और वो जानता है कि वह फैक्ट ऐसा ही है, और जिसको वो प्रूव कर सकता है, उसको नॉलेज है कि क्या क्या घटना घटी होंगी, तो उस विषय में वो अपने स्टेटमेंट्स को इन अ मैनर फर्स्ट पर्सन में लिखेगा। ये नहीं कहेगा कि मुझे उससे पता लगा या मैं वहाँ से जाना, ये ऐसे में नॉलेज हुई। एफिडेविट में जो उसको खुद को पता है, जो बिलीव है, और सॉरी जो उसको फैक्चुअल कंडीशन में रिलाय है, और वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज में उसको ट्रू मानता है, तो उसको लिखेगा, ठीक है। अब क्या वो हम जो कसम खा रहे हैं और जो भी हम चीज़ कह रहे हैं, क्या हम किसी भी व्यक्ति के समकक्ष कह सकते हैं कि किसी चलते फिरते के सामने हम कसम खा के या फिर लिखित रूप में किसको दे सकते हैं और वो हमारा एफिडेविट माना जाएगा? नहीं। एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। सो इट मस्ट बी मेड अ सॉन और अफर्म्ड, इट मे बी सॉन और अफर्म्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट और एनी अदर अथॉरिटी हु इज ऑथराइज टू टेक इट, जो उसको लेने के लिए योग्य हो। अब एक एफिडेविट के कंटेंट्स कैसे होने चाहिए वो डील करता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इतनी मतलब कि कोई हार्ड कोर लैंग्वेज नहीं है उसकी बियर एक्ट की, तो आप पढ़ सकते हो। तो 3 ही रूल उसमें दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में मजिस्ट्रेट की पावर है, 2 रूल उसमें और हैं। तो कंटेंट्स कैसे होने चाहिए एफिडेविट के, वो डील करता है ऑर्डर 19 रूल 3, ठीक है। अब ये सवाल उठता है, क्या जो हम एफिडेविट दे रहे हैं और एज एन एविडेंस यूज़ हो सकता है? देखो जनरली हम बताएं, मैं किसी लॉ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, जनरली अगर हम बात करें तो एक एविडेंस में जो एविडेंस की डेफिनेशन है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हाँ, तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसमें एफिडेविट को एज एन एविडेंस नहीं माना गया है। लेकिन रूल की एक्सेप्शन नहीं हो तो लॉ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए कहा गया है जहाँ कहीं भी कॉरोबरेशन या कंट्राडिक्टरी सिचुएशन अराइज होगी किसी भी मैटर में, तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए कथन जो कि उसने एक एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट के निगाह में लाया है, कोर्ट को बताया है, तो उन स्टेटमेंट्स की कंट्राडिक्शन के लिए या किसी फैक्ट से कॉरोबरेशन के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस और अप्रूव। बट इन इटसेल्फ हम एक एफिडेविट को कभी भी एविडेंस नहीं मानते, ठीक है, कहीं भी एविडेंस नहीं मानते। चलिए अब एक पैराग्राफ है जो कि बुक में दिया हुआ है, उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इंटरप्रेट करने की आपके को बताने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा है। एफिडेविट शुड बी कन्फर्म्ड एंड कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स, 2 चीज़ें कही हैं, कन्फर्म एंड कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डिपोनेंट, जो एफिडेविट पे कसम या शपथ लेने वाला है उसे डिपोनेंट कहते हैं, इज़ एबल टू प्रूव टू हिज पर्सनल नॉलेज, वो अपनी पर्सनल नॉलेज को उसको प्रूव कर सकता हो। लेकिन हम यहाँ पे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एज ए बिलीफ वाले फैक्ट्स को भी, ऐसे बिलीफ को वाले फैक्ट्स को भी एफिडेविट के रूप में दे सकते हैं। और जहाँ कहीं भी हमारी दी हुई अवर्मेंट्स नॉट बेस्ड ऑन अ पर्सनल नॉलेज, और जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं शुड नॉट बी क्लियर, तो ऐसे एफिडेविट को लिया नहीं जाता है और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन रिजेक्ट करने के साथ साथ कोर्ट का कई बार ये रवैया देखा गया है, कोर्ट कई बार कहते हैं प्रॉपर्ली इसको फाइल करो, ठीक। अब 2 टॉपिक और रहते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एन एफिडेविट क्या चीज़ है और फॉल्स एफिडेविट क्या चीज़ है। देखो पहले हम वेरिफिकेशन ऑफ एन एफिडेविट की बात करें तो आपने देखा होगा एफिडेविट का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद नीचे एक लाइन होती है वेरिफिकेशन, उसमें इस तरह का कंटेंट होता है कि आई एम अ डिक्लेरेंट
एंड ऑन सो डेट, और ये इतने पैरे से लेकर इतने पैरे तक मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ, और सॉरी ट्रूली फैक्चुअल में अपनी नॉलेज में, अपनी पर्सनल नॉलेज में इन कथनों को सत्य मानता हूँ। तो ये वेरिफिकेशन होती है। और जो अन्य जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं, या इतने से इतने पैराग्राफ जो स्टेटमेंट्स हैं, मैंने अपने काउंसिल के परामर्श से उसमें दर्ज करवाए हैं, ठीक। और नीचे हम अपना डिपोनेंट के और उसके ऊपर डिपोनेंट के हम साइन करवा लेते हैं। क्या ये वेरिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, देखो उस पर मैं एक और पैराग्राफ आपके सामने पढ़ता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ ड्यूटी ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसिल टू एडवाइज, देयर इज ऑलवेज अ ड्यूटी ऑफ द काउंसिल टू एडवाइज हिज क्लाइंट एज सच एन वेरिफिकेशन ऑफ एन एफिडेविट। इसका मतलब ये है कि एक एफिडेविट के बन जाने के बाद उसके साइन होने से पहले एडवोकेट की ड्यूटी बनती है को ये बताया कि उस एफिडेविट में क्या क्या कंटेंट्स उसने लिखे हैं, और किस किस कंटेंट्स के लिए, किस किस पैराग्राफ के लिए, किस किस पॉइंट के लिए उसने अफर्मेशन या शपथ ली है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अपने बारे द्वारा दिए हुए तथ्य को ही वो उसमें बताएं, अपने द्वारा दिए हुए तथ्य को ही इसमें बताएं। अगर कोई भी एफिडेविट प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं होता और रूल्स ऑर्डर 19 और किसी भी ऐसे लॉ के जो एफिडेविट से डील करता है उसकी कन्फर्मिटी में नहीं होता, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन एन एफिडेविट, a court can give an opportunity to a party to refile in a proper form, in a proper manner। तो ऐसा भी देखा गया है। अब मैं बात करता हूँ फॉल्स एविडेंस की, सॉरी फॉल्स एफिडेविट की। अब आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जनरली कोई भी अगर झूठा कथन कोर्ट में देता है, कोर्ट को पता लगता है, तो वो पनिशमेंट के योग्य होगा। ये आप ध्यान दो, चाहे उस पर फाइन लगे या किसी भी तरीके की पेनल्टी हो, या उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाए या उसको सुना ना जाए। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें हम उसको फॉल्स एविडेंस या एफिडेविट देने वाले को एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो स्वेरिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट, अगर हम कभी भी किसी एफिडेविट में कोई जानबूझकर कोई ऐसा कथन बोलते हैं कि सत्य नहीं है, तो हम ऐसा ऑफेंस ऑफ प्रिजरी करते हैं। ऑफेंस ऑफ प्रिजरी जो कि पनिशेबल है अंडर आईपीसी सेक्शन है इसका 191 अब के आसपास, ये 191 ही है, ठीक है। इट इज़ ग्रेव एंड सीरियस मैटर। ऐसा नहीं है कि आपने छोटा सा काम किया है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेव और सीरियस मैटर हो जाता है। उस पर लीनियंट या उदारता का व्यू कोर्ट नहीं दिखाएगी और आप पे क्या है चार्ज कर देगी, फाइन लगा देगी, पेनल्टी लगा देगी। और जहाँ कहीं भी इस तरह का एफिडेविट किसी ऑफिसर के ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो उसकी तो भाई खटिया खड़ी कर देती है कोर्ट। तो उस पर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का अधिकार है कोर्ट के पास, ठीक है। तो आज हम एफिडेविट के बारे में जाने कि एफिडेविट डिफाइन नहीं है कहीं भी, लेकिन ऑर्डर 19 डील करता है एफिडेविट के बारे में, किस तरह से एफिडेविट होना चाहिए, क्या एफिडेविट होना हो सकता है। फिर हमने एक डेफिनेशन डील करी, क्या अ स्worn स्टेटमेंट इन राइटिंग मेड स्पेशली ऑन ऑथ और एन एफर्मेशन बिफोर एन ऑथराइज पर्सन और अ मजिस्ट्रेट, यानी एक लिखित रूप में दी हुई शपथ जो हम किसी योग्य व्यक्ति यानी ऑथराइज पर्सन के समकक्ष लेते हैं और लिखित रूप में लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे कथन लिखे हुए होते हैं। ये सबसे पहले इसमें बताया गया था एम वीरभद्रा राव वर्सेस तेगचंद के केस में, 1984 के केस में है, ठीक है। फिर हमने इसके एसेंशियल डील करें कि ये पर्सन के द्वारा बनना चाहिए और फैक्चुअल चीज़ों को बताएं, इन्फ्रेंसेस को ना बताएं, इन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और जो अफॉर्मेशन और जो हमने दी है हम किसी एरे गेरे नत्थु घेरे को नहीं दे सकते, हम ऑथराइज पर्सन को ही सबमिट करते हैं। और कंटेंट्स कैसे हो सकते हैं एफिडेविट के, उसमें हम फैक्चुअल कंडीशंस को लिखते हैं और सभी अगर हम किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं तो हम पूरे ही उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, उसके पर्टिकुलर देंगे, या किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं तो हम उस घटना के पूरे ब्यौरा के बारे में बताएंगे उस एफिडेविट में, और एक एक चीज़ को हम उसमें मेंशन करते हैं कि कैसे हमें पता लगा, ठीक है। अब एविडेंस, क्या एफिडेविट एक एविडेंस है? नहीं, अपना आप में एफिडेविट कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। एफिडेविट का हम एविडेंस के रूप में जब यूज़ करेंगे जब हमें कॉरोबरेशन या कंट्राडिक्शनरी सिचुएशन अराइज होगी,
जब हमें किसी पक्षकार के दिए हुए कथनों का कोरोबरेशन या कंट्रडिक्शन करना होगा, विरोधाभासी या संबंध में हमें उसकी लैंग्वेज में दिखाना होगा, तो ही हम उसको यूज़ करेंगे एज एविडेंस। अन्यथा वो अपना आप में कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, किसी के द्वारा कहे हुए कथन एविडेंस नहीं है, जबकि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन या कोरोबरेटरी सिचुएशन अराइज ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं।